वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप बीए में है, बीएससी में है या बीकॉम में है, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में है, आप चौथे सेमेस्टर में है, तो आपको एक सब्जेक्ट को करिकुलर विषय के रूप में पढ़ना होगा। को करिकुलर का मतलब होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र या कंपलसरी पेपर। इसको पास करना आपको अनिवार्य होता है। अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो आपको मतलब इसको पास करना ही पड़ेगा, चाहे बैक पेपर आप 2-3 बार डालें, लेकिन इसको आपको पास करना पड़ेगा। 100 नंबर में से लगभग आपको 40 नंबर या 33 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग 40% नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शारीरिक शिक्षा और योग हिंदी में इसको कहते हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन को हिंदी में शारीरिक शिक्षा कहते हैं, योग को योगा ही कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा और योगा से बनने वाले जो प्रश्न होंगे वो आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। यानी सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चौथे सेमेस्टर में अगर आप हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में शारीरिक शिक्षा और योगा। ठीक है, बीएससी, बीकॉम, बीए सभी में यही है, आपको शारीरिक शिक्षा और योग ही पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि या तो पिछली बार पूछे गए हैं और या आपकी बार जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। आपको बता दूं कि ये मॉडल पेपर अगर आप देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और बहुत ज़्यादा आप एक प्रकार से कॉन्फिडेंट होंगे जब आप अपनी परीक्षा देने जाएंगे। हालांकि आपको बता दूं और भी कई मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी मॉडल पेपर को हमारे देखते रहिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से अब की बार आपकी तैयारी होने वाली शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहीं से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल के माध्यम से आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप जो है और कहीं कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कबड्डी संघ। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी, बताएं फटाफट से। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, 1950 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बा ऑप्शन। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो कबड्डी को देखिए, हु दूदू या हु डूडू, आप बांग्लादेश वगैरह में या भारत के कुछ जो पूर्वी इलाके हैं, मतलब पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर आप देखेंगे हुडूडू के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश वगैरह में। इसके अलावा गुड्डू या जो है गुड्डू गुड्डू, इसके बारे में अगर बताएं तो दक्षिणी भारत में, श्रीलंका में आप गुड्डू गुड्डू बोलते हैं मतलब कबड्डी को। ठीक है, हु तूतू की अगर बात करें तो हु तूतू जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कबड्डी को हु तूतू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप देखें कबड्डी में पढ़ाते वक्त क्या होता है, कबड्डी 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 ऐसे बोलते हैं नहीं, फिर बहुत सारे लोग बोलते हो तू 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 ऐसे ऐसे करके जाते हैं कबड्डी पढ़ाने। तो ये एक प्रकार से कबड्डी जो होता है इसको हु तू तू के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, गुड्डू के नाम से जानते हैं दक्षिण भारत श्रीलंका वगैरह में, हु तू तू इसके नाम से जानते हैं, मतलब कि हु डू डू के नाम से जानते हैं बांग्लादेश वगैरह में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी इलाकों में आपको इसके नाम से जानते हैं। तो ये कबड्डी की कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा थाईलैंड में इसको थेचू कहते हैं। थेचू कहते हैं किसको, कबड्डी को, थाईलैंड में। अगला प्रश्न, कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही। खेलने वाले खिलाड़ी यानी ऐसे खिलाड़ी जो कि खेल रहे होते मैदान पर, तो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, वैसे कुल मिलाकर के कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, 12 खिलाड़ी होते हैं। जो 7 जो होते हैं उनमें से मैदान पर खेलते हैं और 5 जो होते हैं वो रिजर्व के रूप में बैठे रहते हैं। ये बात ध्यान रखें। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते होंगे, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी जो होते हैं वो मैदान पर खेलते हैं और बाकी 4 खिलाड़ी जो होते हैं वो रिजर्व में होते हैं। किसी को चोट लग जाए तो उन 4 में से एक खिलाड़ी चला जाएगा। 15 सदस्य कुल मिलाकर के उसमें होते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही कबड्डी में कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 मैदान में होते हैं और 4 जो होते हैं, मतलब कि जो 7 मैदान में होते हैं और 5 जो होते हैं वो रिजर्व में होते हैं। अगर किसी को कुछ हो जाता है, क्योंकि कबड्डी वगैरह में चोट लग जाती है, तो फिर वो चले जाते हैं। देखिए, कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में लगातार आता है। कबड्डी के मैदान का जो आकार होता है बाबू, वो आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। 13 जो है मीटर की चौड़ाई और 10 मीटर की लंबाई में कबड्डी का एक प्रकार से कोर्ट बना हुआ होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आयताकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, खो खो मैच की एक पारी, खो खो मैच की एक पारी में कितने मतलब कितने मिनट लगते हैं, कितने मिनट की होती है? तो खो खो एक एक लड़कियां और लड़के खेलते हैं ये सब, ठीक है। तो खो खो मैच की एक पारी में जो होता है 9 मिनट का समय जो है ये लगता है, 9 मिनट का समय लगता है। आपको बता दूं इसमें खो खो मैच में 2 पारियां होती हैं, प्रत्येक में 9 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आता है। खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। खो खो जो खेल होता है इसके मैदान का आकार जो होता है ये आयताकार ही होता है, और इसमें 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा जो है एक प्रकार से आयत होता है, यानी कि 27 मीटर लंबाई वाला और 16 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार जो एरिया होता है उसी में खो खो खेला जाता है। महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय होता है? महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय 30 मिनट होता है और पुरुषों के लिए 40 या उससे अधिक कर सकते हैं, मतलब 40 मिनट के लगभग आसपास। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बक लाइन शब्दावली किस खेल से रिलेटेड है? बक लाइन जो शब्दावली है, बक लाइन, मार्च लाइन या बैटिंग ब्लॉक, ये सब आपको कबड्डी खेल से रिलेटेड आपको शब्दावलियां हैं। कबड्डी में आपको बक लाइन, मार्च लाइन ये सब आपको दिखेंगी, मतलब सुनाई पड़ेंगी। कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ यानी जो लाबी की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ या लाबी की जो चौड़ाई होती है वो 5 मीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आता है। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या बताएं। खो खो खिलाड़ियों में खिलाड़ियों की संख्या वैसे बोले तो कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं, जिनमें से 9 खिलाड़ी जो होते हैं वो खेलते हैं, 9 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। 9 खिलाड़ी जो है इसमें, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है खो खो टीम में? 9 खिलाड़ी होते हैं। कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 12 होते हैं, जिनमें से 3 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को कुछ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इन तीनों में से उसमें चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय खेल नहीं है इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे, प्राचीन खेल कौन सा नहीं इनमें से? फटाफट से आप लोग बताएंगे। प्राचीन खेल, हॉकी, देखिए हॉकी प्राचीन खेल नहीं है, ठीक है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल जरूर है, लेकिन भारत मतलब ये एक प्रकार से प्राचीन भारतीय खेल नहीं है, ठीक है। तो हॉकी प्राचीन भारतीय खेल नहीं है। बाकी कुश्ती और गिल्ली डंडा ये भारतीय प्राचीन खेलों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? प्राचीन भारतीय खेल कौन सा नहीं है? हॉकी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक खेलों या पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य है। पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य जानते क्या होता है? मनोरंजन करना, बिल्कुल मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समय की बर्बादी नहीं, जीवन स्तर में गिरावट भी नहीं, और ए बा और सा दोनों भी नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पारंपरिक खेलों को इसलिए खेला जाता था ताकि क्या हो, ताकि मनोरंजन हो सके लोगों का, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंडोर पारंपरिक खेल, एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। इंडोर माने घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और आउटडोर माने घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, ठीक है। तो इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है? तो देखिए, कुश्ती, कंचा और गिल्ली डंडा ये सब घर के बाहर खेले जाते हैं, घर में नहीं खेले जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब कौन से इनमें से कोई नहीं, आप ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। चूंकि गिल्ली डंडा घर के बाहर आप खेलेंगे, कुश्ती भी घर के बाहर ही होती है, कंचे भी, कंचा गोली जो खेलते थे बचपन में, ठीक है, वो भी आप घर के बाहर ही खेलते हैं। अब इंडोर खेल में कौन सा आता है? जैसे कि आप ऐसे ताश आप खेलते होंगे, ताश, ताश आप लोग जानते होंगे, जो जिसमें बेगम और ये इक्का बेगम और ये क्या बोलते हैं उसका जो है गुलाम और ऐसे सब होते नहीं, दहिला नहिला अट्ठा पंजा तिक्का पंजा छक्का, ऐसे होता नहीं है, जिसमें एक लाल कलर का यानी कि लाल पान होता है, ठीक है। एक जो है काला पान होता है जिसको आप बोलते हैं हुकुम, ठीक है। हुकुम का इक्का सबसे पावरफुल माना जाता है ताश में। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें कई प्रकार के खेल होते हैं, मैं तो कई खेलों को जानता हूँ ताश वाले। तब जब हम लोग छोटे थे, जैसे उसमें 3-2-5 जैसे कि हाथ बनाने वाला खेल खेलते थे, गदहा लदाने वाला खेल होता था, उसको हम लोग खेले हैं, ठीक है। ऐसे और खेल होता था टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए हम लोग खेला करते थे। तो ताश वगैरह हो गया, शतरंज हो गया, ठीक है, शतरंज आप लोग जानते होंगे, शतरंज हो गया, इसके अलावा कैरम वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब आप घर में बैठ करके खेल सकते हैं, तो ये सब इंडोर पारंपरिक खेल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंचे के खेल की विशेषता क्या है? कंचे के खेल की विशेषता यह है कि मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला है। 1 रुपए में 8-9 गोली आ जाती है कंचा। अब उसको आप खेलो आराम से, ठीक है। हारना जीतना तो उसमें लगा रहता है। बहुत झगड़ा वगड़ा होती थी पहले बचपन में, हम लोग कंचे खूब खेलते थे, ठीक है। उसमें कई कंचे में भी कई कैटेगरी की खेल होते हैं।
एक होता है कि जो है एक गड्ढा बना करके उसमें पिलाते थे, एक छोटा-सा गड्ढा होता था उसमें, एक में अगर जिसमें पिल जाए गड्ढे में तो सारी गोली जितनी पिल जाए उतनी तुम्हारी, एक होती थी टोपी बोलते थे उसको, छोटी-सी गड्ढा होता था, उसमें जब हम लोग पिलाते थे तो एक गोली अगर पिल जाए तो सारी आपकी हो जाएँगी, अगर नहीं पिलती तो जिसको बताएँगे मारो इस गोली को मारो, इस कंचे को मारो, तो अगर उसको लग गया जिसको बोलेंगे मारो, तो आप एक वो देंगे फिर डाँड देंगे मतलब कि दोबारा देंगे, ठीक है, उस गोली को। अब क्या होता था इसको समझाने में आपको टाइम लगेगा मुझे चूँकि जो है ये पारंपरिक खेल हैं और जो है हालाँकि आप सभी लोग जानते होंगे बचपन में खेले होंगे। मितव्ययी है, कम खर्चीला है, समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होती गोली में जब तक इच्छा जब तक मनोरंजन हो तब तक खेलो, ठीक है? कोई निश्चित नियम वगैरह नहीं होते हैं इसमें कंचे वगैरह में, यानी कि उपरोक्त तो सभी विशेषताएँ कंचे की होती हैं। अगला प्रश्न गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है, ये लगभग 2500 वर्ष पहले गिल्ली डंडा की उत्पत्ति हो गई थी। दक्षिण एशिया में इसकी उत्पत्ति हुई है गिल्ली डंडा की, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? आगे देखिएगा अगला प्रश्न गुट्टा क्या है? गुट्टा आम भारतीय पारंपरिक खेल है। गुट्टा आप लोग देखेंगे लड़कियाँ वगैरह जो एक ऐसे बना करके खेलती हैं, ये ऐसे बना लेती हैं और इसमें ऐसे करके फिर इसमें ऐसे-ऐसे करके होता है। अब यहाँ से एक लड़की खड़ी हो जाएगी, यहाँ से अपना जो गुट्टा होगा, सिप्पल जो होगा जो उसका ईंट का, वो यहाँ पर फेंकेगी। अब यहाँ पर जाएगा फिर इसमें आएगी, इसमें 1 पैर रखेगी, 2 पैर, फिर इस मतलब इसमें दोनों पैर, इसमें 1 पैर फिर इसमें, फिर 1 पैर इसमें, फिर इसमें जाएगी और उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट जो है यहाँ पर कूदना होता है गिट्टी पर। अगर उस पर पैर पड़ गया तब तो ठीक है, नहीं तो आपकी दानी खत्म, ठीक है? ये ऐसे ही होता है, तो ये आम भारतीय पारंपरिक खेल में आता है गुट्टा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए गिल्ली-उल्ली डंडा जो भारतीय पारंपरिक खेल है इसमें खिलाड़ी कितने भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं। 2 टीम बना करके खेली जाती है गिल्ली डंडा, सिंगल-सिंगल भी खेल सकते हैं, तो कोई सीमा निर्धारित नहीं होती इसमें खिलाड़ियों की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मनोरंजन नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय मनोरंजन नीति 1991 में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा राष्ट्रीय खेल नीति की बात करेगा तो कब? 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई थी और राष्ट्रीय मनोरंजन नीति 1991 में बनाई गई थी, ठीक है? प्रश्न अच्छा है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पारंपरिक खेलों का महत्वपूर्ण मतलब पारंपरिक खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क को मजबूत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कम संसाधनों में पूर्ण मनोरंजन देते हैं, ठीक है? समाजीकरण में सहायता देते हैं, बिल्कुल। आप अगर खेल खेलते तो आप कई प्रकार की चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, आपका सोशलाइज़ेशन होता है, समाजीकरण होता है। उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण है खेलों के लिए, पारंपरिक खेलों में सारे की सारी चीज़ें शामिल हैं, डी ऑप्शन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न योगासनों का राजा कौन है? या योगासनों का राजा किसे कहा जाता है? शीर्षासन को, चक्रासन को, वज्रासन को या फिर योगासन को? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो योगासनों का राजा शीर्षासन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न योगासन का मतलब क्या होता है? योगासन का मतलब शक्ति और अवस्था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका दोनों होगा, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है, द ऑप्शन। अगला प्रश्न किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन जो होता है शवासन होता है, यानी कि शव की भांति, मुर्दे की भांति लेट जाना, शवासन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसनों को लेकर के वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आसन को लेकर के मैं जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था इसका, तो उसमें कई आसनों के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। आसन वगैरह मैंने खूब बताए हैं आपको, ठीक है। और पूरे आसनों के बारे में समझाया भी है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आसन का मतलब स्थिति या शरीर की मुद्रा होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कुल मिलाकर के सामान्य आसनों में जो सामान्य योगासन है उसमें शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, अर्थासन, मत्स्येंद्रासन, पादहस्तासन और शवासन, ये सब आसन होते हैं। सबसे लास्ट में शवासन किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आसन वगैरह को के बारे में मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो इसके देखिए शवासन जो होता है वो एक प्रकार से लेट करके किया जाता है एकदम से उस मुद्रा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भुजंगासन जो होता है वो सांप की भांति कोबरा की तरीके से लेट करके किया जाता है, ठीक है। नौकासन नाव की भांति किया जाता है। हल आसन हल की तरीके से आप बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हल की मुद्रा में आप हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वज्रासन लिखा हो, वज्रासन जानते कैसे होता है? वज्रासन जो होता है, वज्र शब्द का अर्थ होता है हीरा, और इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से शरीर हीरे के समान मजबूत हो जाता है और चमकने लगता है। वज्रासन जो होता है आप सीधे बैठ जाइए और ऐसे आप जो है जो
एक क्या बोलते हैं घुटने के बल बैठ जाइए और अपना पाँव जो है एक प्रकार से एकदम पीछे कर लीजिए। यानी कि आपको मैं बताऊँ तो मान लेते हैं ये ये आपका सिर हो गया, ये आपका गला हो गया, ये आपकी शरीर है, ठीक है? आप सीधे ऐसे बैठे और उसके बाद में ये आपकी मान लेते हैं ये कमर है। अब यहाँ से जो है आपका जो पाँव होगा ये आपकी गाँठ है ये वाली, ठीक है? अब गाँठ से सीधा जो पी नी ये दोनों गाँठ मान लेते हैं, एक गाँठ ये। तो यहाँ से क्या होगा आपका जो पाँव है ये पीछे की ओर जाएगा यानी आपका पंजा इधर होगा। यानी आप सीधे बैठेंगे इधर और आपका जो हाथ होगा दोनों, आपके दोनों पैरों पर टिका हुआ होगा। इस तरीके से यानी कि आपके ये पंजे जो होंगे, आपके एकदम से जो है पीछे की भाग की ओर होंगे और आपका जो हाथ होगा वो आपकी गाँठ पर होगा यहाँ पर। ये होता है आपका वज्रासन, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे ही आप देखेंगे पद्मासन वगैरह होते हैं, ठीक है? पद्मासन जो होता है, आप सभी लोग पद्मासन ऋषि मुनि को तपस्या करते कभी देखा होगा, वो पद्मासन में बैठे रहते हैं। पद्मासन में आप देखते हैं सीधा शरीर है, यहाँ पर आपका सर है, ये आप बैठे हैं, आप पलथी मार करके ऐसे बैठे हैं, अलती-पलथी मार करके। आपका ये जो हाथ है यहाँ पर है, ये हाथ यहाँ पर है ऋषि मुनि वाले एकदम कंडीशन में, ठीक है? और आप एकदम से ध्यान लगा करके बैठे हैं। तो ये आपका होता है जो है पद्मासन, ठीक है? शवासन तो एकदम से लेट करके किया जाता है, क्लियर? पीठ के बल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे देखने का प्रयास करेंगे। धनुरासन धनुर की भांति, मकरासन मकर की भांति, चक्रासन चक्र की भांति, ये सब आसन के प्रकार होते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे और भी प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मॉडल पेपर बहुत आपको मिलते रहेंगे। अब की बार तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला प्रश्न है, खड़े होकर के कितने आसन किए जाते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। खड़े होकर के कितने आसन किए जाते हैं? लगभग 15 आसन जो है खड़े होकर के किए जाते हैं। कितने आसन? 15 आसन लगभग खड़े होकर के किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस प्राणायाम को करते समय मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है? मतलब व्यक्ति जो होता है मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है कौन से प्राणायाम में? तो भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, एकदम से उसमें क्या होता है, आप भंवरे की भांति या मधुमक्खी की भांति क्या होते हैं, आप उसमें जो है एकदम से गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं कौन सा आसन बोलते हैं उसको भैया? उसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन से भा स्त्रिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? भा स्त्रिका का शाब्दिक अर्थ होता है धौंकनी। क्या होता है? धौंकनी। धौंकनी का मतलब क्या होता है? सांस की प्रक्रिया जब आप जल्दी जल्दी करते हैं जिस जो है आसन में या जिस प्राणायाम में, वो होता है आपका धौंकनी या भास्त्रिका उसकी को बोलते हैं। बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। नजला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है किस आसन से? तो सूर्यभेदी प्राणायाम से जो है इसका अंत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूर्छा का क्या अर्थ होता है? बेहोशी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शठमुखी मुद्रा किस प्राणायाम में पाई जाती है? शठमुखी मुद्रा जो होती है ये मूर्छा प्राणायाम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। उज्जाई का मतलब होता है सांस लेने की एक टेक्निक होती है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम जो है आप बैठ करके करते हैं, सांस लेने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और मॉडल पेपर मैं लगातार आपको देता रहूँगा, ठीक है? चिंता करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर आप आ गए हैं, निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी जगह आए हैं। आपको इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है। आपका को करिकुलर सब्जेक्ट हो, आपका जो है कोई भी सब्जेक्ट हो बीए का, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से दर्शन नास्तिक दर्शन? नास्तिक मतलब कि ऐसा दर्शन जो कि भगवान को नहीं मानता हो, ठीक है? देखिए जैन धर्म में महावीर जैन यानी जैन वगैरह को मानते हैं, बौद्ध दर्शन में बौद्ध महात्मा बुद्ध को मानते हैं। जैन धर्मों में आप देखेंगे 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी यानी महावीर जैन हुए हैं, जिनको वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। पहले जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो ऋषभ देव हैं, ठीक है? दूसरे अजीत नाथ हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर हुए इसमें। बौद्ध दर्शन में आप देखेंगे महात्मा बुद्ध को एक लोग मतलब भगवान के रूप में लोग पूजते हैं। यानी नास्तिक दर्शन में चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आत्मा की बेसिकली 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली आत्मा तो एक जैसे जागृत अवस्था, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जागृत अवस्था में हूँ। दूसरी अवस्था होती है आपकी स्वप्न अवस्था, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं। तीसरी होती है कि जब आप सो भी रहे होते हैं और नहीं भी सो रहे होते हैं, यानी कि सुषुप्त अवस्था। और चौथी होती है आपकी तुरीय अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं आत्मा की, ध्यान रखिएगा इस बात को, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के अनुसार भोजन कितने प्रकार का होता है?
प्रकृति के अनुसार भोजन जो होता है वो सात्विक यानी सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन ब्राह्मण वगैरह लोग किया करते हैं, राजसिक भोजन राजा महाराजा लोग करते हैं और तामसिक भोजन जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब भोजन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, निम्न में योग बाधक तत्व कौन सा है? योग में बाधक तत्व देखिए मानसिक चंचलता और आडंबर युक्त बातें, ये दोनों जो है योग में बाधा उत्पन्न करेंगी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, आ और बा दोनों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है, लगातार रट लीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है, योग परम शक्ति तक पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। योग जो है परम शक्ति तक पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? महर्षि पतंजलि ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कर्म मार्ग गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, ये कथन किसका है? ये कथन भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का क्या उद्देश्य है? योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धता के लिए भी और व्यक्तित्व को संतुलित रखने के लिए भी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ये प्रश्न परीक्षा में लगातार बना हुआ है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में आया प्रश्न है। संस्कृत शब्द जो है वेद, वेद शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई? संस्कृत के। तो विद धातु से संस्कृत के उत्पत्ति हुई है वेद की। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान से तात्पर्य लिया जाता है। वेदांत और जो है वेदांग दोनों में अंतर होता है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से वेद के कितने तकनीकी विषय हैं? वेद के मुख्य रूप से 6 तकनीकी विषय हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदांग जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, योग करने का स्थान कैसा होना चाहिए? योग करने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए, समतल होना चाहिए और शांत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के स्थान होने चाहिए, यानी ये सभी क्वालिटी वाला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। किस प्रधानमंत्री की अपील पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो योगा दिवस है किस प्रधानमंत्री के कहने से या अपील पर मनाया जाने लगा है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में? तो नरेंद्र मोदी माननीय श्री, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, अभी लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो मोदी जी ने ही एक प्रकार से 2014 में 21 जून को, ठीक है, ये विश्व योग दिवस के रूप में मतलब विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाने की घोषणा करी। ऑप्शन नंबर बी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण कैलेंडर वर्ष को सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून को ही सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य भगवान जो होते हैं वो कर्क रेखा पर लंबावत चमकते, कर्क रेखा पर चमकते हैं, इससे कारण से धूप ज़्यादा देर रहती है, इसीलिए लगता है कि दिन बड़ा हो गया है। तो संपूर्ण कैलेंडर में सबसे लंबा दिन जो होता है पूरे विश्व का, मतलब पूरे साल का भारत में, वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन, इसीलिए 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी हैं? विशेष हस्त मुद्राओं में वैसे तो मुख्य रूप से 10 हस्त मुद्राएं आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ आसन की अगर बात की जाए तो शीर्षासन जो है सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास हुआ है? योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास हुआ है भैया? योग से 6 जो है शारीरिक अवस्थाओं का विकास हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, योग के कितने अंग हैं? तो योग के 8 अंग हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, जिसको जो है अष्टांग योग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है, यह कथन किसका है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कथन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न, घेरंड संहिता, यहाँ से 2 प्रश्न लगातार बनते हैं। घेरंड संहिता की रचना कब की गई थी? तो घेरंड संहिता की रचना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी, यानी 1650 के बाद में इसकी रचना हुई है घेरंड संहिता की। 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1601 से लेकर के, ठीक है, 1700 तक का जो एरिया है 100 साल का, इसी को 17वीं शताब्दी कहते हैं। अब इसका उत्तरार्ध का मतलब क्या होगा कि 1650 के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घेरंड संहिता की अगर बात की जाए तो ये हठ योग के 3 जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ घेरंड संहिता को माना जाता है। घेरंड संहिता के अलावा 2 और ग्रंथ हैं जो कि हठ योग के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें पहला है हठ योग प्रदीपिका, दूसरा है शिव संहिता और तीसरा ये है घेरंड संहिता। ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो कि हठ योग के प्रमुख ग्रंथ में शामिल हैं। अगला प्रश्न, 1947 ईस्वी से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे? तो 1947 से पहले भारत में लगभग 4 जो है शारीरिक शिक्षा संस्थान थे, जिसमें पहला था आपका, पहला कौन सा था भैया?
पहला आपका था YMCA जो चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। दूसरा था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि हैदराबाद में स्थित है। तीसरा कॉलेज था क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि लखनऊ में स्थित है। चौथा कॉलेज था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ये 4 कॉलेज थे 1947 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन से शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? स्वास्थ्य शिक्षा से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस को किस दिन मनाया जाता है भैया? 7 अप्रैल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिएगा, मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि जो है वो बीएमआई होती है। बीएमआई मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट या बोलते हैं बीएमआई, ठीक है, इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। अगला प्रश्न, मोटापे का मुख्य कारण है। बेटा मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है? मोटापे का मुख्य कारण है अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त जब भोजन आप करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होने से जो रोग होता है वो होता है मोटापा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो मोटापे का मुख्य कारण है कि भोजन संबंधी आदतें। कभी कभी क्या होती है कि आप वही चीज खाते हैं जिससे मोटापा बढ़ता है, वंशानुक्रम भी होता है, कम शारीरिक परिश्रम। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी ये तीनों चीजें शामिल हो सकती हैं। उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अत्यधिक भार में। जब आप मोटापा आपका बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को कम कर देना चाहिए। अगला प्रश्न, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का जो आहार होना चाहिए वो कम कैलोरी युक्त आहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको कम ऊर्जा वाला पदार्थ खिलाया जाए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है? तो इनमें से जो मोटापे से ग्रसित व्यक्ति है वो अधिक मात्रा में ले सकता है हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकता है, नींबू की शिकंजी भी ले सकता है और सप्रेटा दूध भी ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी चीजें ले सकता है मोटापा वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या होना चाहिए? मोटे व्यक्ति के आहार में फल, सब्जियां, सलाद और तरल पदार्थ होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में लगातार आता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इनमें से पद्म श्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न में से अर्जुन पुरस्कार खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है इनमें से। लेकिन अगर वैसे आपको ऑप्शन में राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद देता, वैसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता था राजीव गांधी। अब जो राजीव गांधी के नाम से पहले दिया जाता था, अब उसको मेजर ध्यानचंद जो कि यहाँ के जादूगर कहे जाते हैं उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया था, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। वैसे अर्जुन पुरस्कार भी खेल से संबंधित है और सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जो गुरु होते हैं, कोचेज होते हैं, उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है? एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को पेलेस्ट्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर का। बहुत बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? मानवता, समानता और नियति। बिल्कुल, ये 3 शब्दों की मान्यता, जब इन सभी शब्दों की मान्यता राष्ट्रमंडल खेलों में दी गई है। डी ऑप्शन। YMCA का गठन कब किया गया? YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना वैसे तो अमेरिका में 6 जून 1844 को ही हो गई थी। 6 जून 1844 को अमेरिका में इसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन भारत की अगर बात की तो YMCA की स्थापना जो हुई मद्रास में हुई, 1920 में हुई थी। 1920 इसमें आप कर लीजिएगा, कोई भी कर लीजिएगा, इसको भी 1920 आप बना लीजिएगा। 1920 ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ठीक है। 1920 इसमें थोड़ा सा गलत मिस्ट प्रिंट हो गया। अगला प्रश्न, संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई? संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में 1920 ईस्वी में आई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में आएगा। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आता है? दृष्टिहीनता जो है शारीरिक अक्षमता में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि कौन सी है? एथलेटिक्स, जल क्रियाएं और लोक नृत्य, ये सभी शामिल हैं।
ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप इनमें से कौन से हैं? मनोरंजन, विश्राम, खाली समय व्यतीत करने के लिए खेल। शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों में ये सभी चीजें शामिल हैं, उपरोक्त तो सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ओके, चलिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब की थी? बताएं। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसकी स्थापना वैसे तो 1964 में हो गई थी, ठीक है, लेकिन इसका नाम जो रखा गया है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका नामकरण हुआ है 1973 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इन दोनों बातों को। अब ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये तो ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा में कई बार कई विश्वविद्यालय के पेपर में प्रश्न आया हुआ था 2023 में। अगला प्रश्न है, भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। अच्छा, 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, 2023 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। उसमें विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो हुए थे, उसको मैंने सॉल्व करवाया था, तो वो आपके चैनल पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। प्रश्न है, भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक या सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी? नवयुवक ईसाई संस्था, रामकृष्ण मिशन, भारतीय खेल प्राधिकरण या खेल एवं मनोरंजन संस्था? तो भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की जो सिफारिश की थी वो नवयुवक ईसाई संस्था ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर से संबंधित हानियां कौन कौन सी हैं? देखिए, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर से संबंधित हानियों में खास करके जैसे काम का तनाव ज़्यादा रहता है, कार्यकारी घंटे भी रहते हैं इसमें, आरंभ में वेतन का स्तर भी कम होता है, इसीलिए लोग इसको करना नहीं चाहते और ये हानियां हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अच्छा, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल कौन कौन से पाए जाते हैं? यानी कहाँ कहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट पर आपकी नौकरी लग सकती है अगर आप फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं तो शारीरिक शिक्षा के रूप में आप शिक्षक हो सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, खेल प्रशिक्षक भी आप बन सकते हैं, शारीरिक प्रशिक्षक आप बन सकते हैं, स्वास्थ्य के कोच आप बन सकते हैं, टीम प्रबंधक बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, चिकित्सक आप बन सकते हैं, क्रिकेट कोच आप बन सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ आप बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा। ये सब लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को मैंने आपको बताया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बीच बीच में मैंने और भी चीज़ों को बताया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी और मॉडल पेपर लगातार आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ऐसे ही लगातार आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।